अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं और आज बड़ी अहम, बड़ी इम्पॉर्टेंट, बड़ी होपफुल और बड़ी इम्पैक्ट वाली खबरें हैं जी हमारे पास। और सबसे पहले तो आज खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दिन में तारे दिखा दिए हैं ताकतवरों को और बता दिया है कि अगर डट कर खड़े होने पर आए तो एक शख्स भी काफ़ी होता है किसी भी ताकतवर को बेबस करने के लिए। तो बुनियादी जो उसका हथियार होता है ताकतवर का, वो खौफ होता है कि वो खौफ ज़दा करके लोगों को डरा धमका के उनको बेबस करता है। लेकिन अगर अगला शख्स जो सामने खड़ा है वो डरने से इनकार कर दे तो फिर खुद डराने वाला बेबस हो जाता है। यही सूरत हाल इमरान खान साहब के मामले में है कि हर चीज़ करके देख ली और अब ताकतवर खुद बेबस हैं कि यार इस बंदे का क्या करें। किसी चीज़ से ये शख्स परेशान नहीं हुआ बल्कि उल्टा और मजबूत हुआ। और यही सूरत हाल हमें नज़र आती है मुख्तलिफ और जहाँ पर भी शोबों में आप देख लें जो लोग डट गए। इमरान रियाज को देख लें आप, अरशद शरीफ को देख लें आप, और अब आप बाबर सत्तार को देख लें। तो आज ऑडियो लीक्स केस में क्या हुआ है इसके ऊपर बात करते हैं। इसी तरह से आज कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो कि कोर्ट से हैं। इमरान खान साहब की ज़मानत केस थी, अलकादिर ट्रस्ट केस, उसमें क्या हुआ। अडयाला में आज समाअत हुई है 190 मिलियन पाउंड केस की, उसमें क्या हुआ। वहाँ पर इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, अहम बातों के ऊपर उनका जवाब आ गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि हामिद रज़ा साहब ने भी बड़ा अजीब, अनोखा और बेतुका सा मशवरा दिया है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और साथ में कुछ एक दो और ख़बरें हैं ज़ेली, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आज सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार को सल्यूट है हमारा, बिल्कुल दिल से और पूरे एजाज़ के साथ, एहतराम के साथ उनको हम सलाम पेश करते हैं। उसकी वजह यह है कि बात तो बड़ी बज़ाहिर छोटी सी लगती है, लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ी बात है, उसमें ये बहुत बड़ी बात है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिनका नाम ही बाबर है, बाबर बहादुर को कहते हैं, तो बिल्कुल अपने नाम के मिस्दाक जो उनका कैरेक्टर है वो सामने आया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक्स केस की समाअत करें। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जाहिर है एजेंसीज़ के हवाले से उसमें बड़ी सख्त किस्म की पूछगछ हो रही है, क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक करना, कैसे ये डिवाइसेस करती हैं, किस तरह से ये लीक होता है, ये सारा सिस्टम कहाँ जुड़ा हुआ है सबको मालूम है। और इसी वजह से मुख्तलिफ एजेंसियों को भी इसमें एजेंसियों को भी बुलाया जा रहा है, उनके मुख्तलिफ लोगों को पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस कानून के तहत हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि बाबर सत्तार खटकने लगे। फिर आपने देखा कि उन्होंने एक ख़त भी लिखा उन 6 जज साहिबान के साथ, वो भी शामिल थे जिसमें, और उन्होंने बताया कि किस तरह से मुदाखलत की जा रही है, रोका जाता है काम से। और उसके बाद फिर उनको मज़ीद काम से रोकने के लिए दबाव बढ़ाया गया, उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम बाकायदा लॉन्च कर दी गई। और उसके बाद हद तो ये है कि ऑडियो लीक्स में उनके ऊपर एतराज़ात दायर कर दिए गए कि वो ये केस ही ना सुने। और एतराज़ात किन्होंने आयद किए? पैमरा ने, PTA ने, FIA ने, जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो उठ के आ गए हैं मुंह उठा के और आके कह रहे हैं जी आप केस ना सुने। भाई आप कौन है मामे चाचे बने हुए हैं कि जी आप केस ना सुने? आप किस तरह से इससे मुतासिर हो रहे हैं और उज़र क्या दे रहे हैं जी? आपका वो 6 जजेस के ख़त वाला जो मामला है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो लिहाजा आप केस ना सुने। ये क्या बात हुई? और उसके बाद फिर आज इस मामले के ऊपर पहले समाअत होना थी कि क्या बाबर सत्तार साहब पर एतराज़ात दुरुस्त हैं, क्या वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे या नहीं। तो आज के दिन बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने ठीक ठाक क्लास भी ली जिन लोगों ने ये एतराज़ात दायर किए। एक तो ये उनके एतराज़ात मुस्तरद हुए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी साथ डाला कि चलो शाबाश बेटा इधर आओ। और फिर उनसे जो सवालात हुए वो बड़े एम्बैरेसिंग थे। उनसे पूछा FIA से कि भाई आप क्यों ISI के बिहाफ पर आके बता रहे हैं कि जी ये मसला है, वो मसला है, एतराज़ात कर रहे हैं, आप क्या उनकी प्रॉक्सी हैं? आपका क्या ताल्लुक़ है इस बात से? अगर हैं तो ज़रा आएँ, पूछ के आएँ और जवाब दें। तो उनको ठीक ठाक उन्होंने फिर आईना दिखाया। तो आज लगा कि कोई वाकई शेर जज बैठा हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, उड़ा के रख दिया उन्होंने सारे एतराज़ात को और कहा कि केस भी सुनेंगे और मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएँगे। अब आप क्या करेंगे इस जज का?
किस तरह डराएंगे उसको, वो तो नहीं डर रहा। तो ये है, और इंशाल्लाह डरेगा भी नहीं और डरना भी नहीं चाहिए। कौम पूरी कौम ऐसे बहादुर जजों के पीछे इंशाल्लाह खड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। और जब कोई एक शख्स भी डट के खड़ा हो जाता है तो लोग उसको सराहते हैं। इमरान खान के साथ आज कौम क्यों खड़ी है? इफ्तिखार चौधरी के साथ उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाए गए, उन्होंने रिज़ाइन करने से, इस्तीफ़ा देने से इनकार किया, वो खड़े हो गए मुशर्रफ के सामने, लोग उनके साथ खड़े हो गए। तो जो शख्स भी जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, उस वक्त उनके क्या पीछे लोग थे, कौन थे, क्या उनके ज़ाइम थे, वो अलग कहानियाँ हैं। लेकिन बज़ाहिर लोगों ने जब देखा कि एक जज खड़ा हुआ है तो लोग उसके साथ खड़े हुए। और यही सूरत हाल आपको नज़र आती है कि जब इमरान खान खड़ा हुआ तो लोग उसके साथ खड़े हुए। तो जहाँ कहीं एक शख्स डट जाता है, झुकने से इनकार कर देता है, तो फिर कौम भी उसका साथ देती है। और इसी मामले में अदलिया के ये जज साहब हों या कोई भी और जज साहब हों, अगर थोड़ा स्पाइन दिखाएंगे तो इंशाल्लाह कौम भी उन्हें मायूस नहीं करेगी। आपका काम सिर्फ ये है कि आप हक और सच के ऊपर, मेरिट के ऊपर, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, भले वो किसी के भी खिलाफ हैं, भले वो किसी के भी हक में। और आपके फैसले खुद बोलेंगे, आपको जस्टिफाई नहीं करने पड़ेंगे कि मैं मजबूर था, ये फैसला यही बनता था, नहीं बनता था वगैरह। जो हक और सच पे फैसला होता है वो खुद बोल रहा होता है, उसको किसी को डिफेंड नहीं करना पड़ता। बस आप ये काम करें और उसके बाद बेखतर होकर करें, और आप देखिए कि कौम आपके साथ खड़ी होती है। आज मैंने ये बात की, बहुत सारे लोग आज उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे, और मैं ये समझती हूँ कि जो डट कर खड़े होने वाले लोग होते हैं उनको करना भी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि बड़े कम लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठपुतली बनना पसंद करते हैं, और आपको पता है कठपुतली कौन है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ तकरीरें करके ज़रा अपना गुबार निकाल लेते हैं। आपको पता है कि अच्छी तकरीरें कौन करता है, आइन और कानून के किरदार की, उनकी हुक्मरानी की कौन करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे हिम्मत हार जाते हैं और इस्तीफ़े देकर घर चले जाते हैं, वो भी कौन कौन गया आपको पता है। और कुछ होते हैं जो बाबर सत्तार बनना पसंद करते हैं, बहादुर होते हैं और डट कर खड़े हो जाते हैं। तो हमें आज नाज है जी बाबर सत्तार साहब पर। आज बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जी पीटीआई वाले आज बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं बाबर सत्तार को, बड़ा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कुछ लोग ये बात तनकीद कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से। तो उनसे ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि भाई आपको इस पे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब बाबर सत्तार साहब को जज मुकर्रर किया जा रहा था तो उसमें पीटीआई ने मुखालफत की थी, और ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख़्याल से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट ज़रूर आना चाहिए पीटीआई का, कि उस वक्त पीटीआई का ख्याल ये था कि बाबर सत्तार साहब रिपोर्ट कार्ड में, उस वक्त रिपोर्ट कार्ड जियो का जो प्रोग्राम है उसमें एक एनालिस्ट के तौर पर अपनी ओपिनियन दिया करते थे। तो उनका ये ख्याल था कि चूँकि आप एक ओपिनियन रखते हैं तो आप जज जब मुकर्रर होंगे तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपकी अपनी एक राय है जो आप एक्सपोज कर चुके हैं बहुत से मामलात पर। तो पीटीआई की तरफ से ये एतराज़ उस वक्त उठाया गया था, लेकिन बाद में जज साहब के कंडक्ट ने ये बात साबित की कि उन्होंने अपनी इम्पार्शियलिटी को बरकरार रखा, वो अनबायस्ड रहे और उन्होंने बहुत बेहतरीन फ़ैसले किए मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक। तो अगर पीटीआई ने उस वक्त ये एतराज़ किया था तो गलत किया था। आज पीटीआई अगर उनकी तारीफ़ कर रही है तो ठीक कर रही है, क्योंकि हम एज ए सहाफ़ी तो ये जज कर सकते हैं कि थ्रू आउट जब से वो जज मुकर्रर हुए हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि ये बंदा जो है किसी इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहा है। तो बहरहाल जी ये सारी बात है जी बाबर सत्तार साहब के हवाले से। अब ज़रा जल्दी जल्दी बाकी ख़बरों की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने आज जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की ख़बरों के ऊपर सारी एक तूफ़ान और एक पूरा गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, उस हवा को आज निकाल दिया है और गुब्बारा खाली हो गया है। मैंने आपसे पहले ये बताया था, आपसे कहा था कि ये ऐसा ही होगा। इमरान खान साहब का वर्जन ही सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हतमी होता है। और ख़ान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बारे में साफ साफ बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त तक कोई मुलाकात, कोई मुज़ाकरात, कोई बात नहीं हो रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये उन्होंने कहा कि पार्टी का तो कोई बंदा भी इस चीज़ का मजाज है ही नहीं है, ना उमर अयूब, ना बैरिस्टर गौहर, ना किसी और को उन्होंने ये बात कही है कि जी आप जाके शिबली फराज साहब वगैरह या कोई भी जो ऐसी बात कर रहा है, किसी को उन्होंने ये इख्तियार दिया ही नहीं, ये मैंडेट दिया ही नहीं कि वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने तो मना किया हुआ है पार्टी लीडर्स को कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं रखने।
तो खान साहब ने आज कैटेगोरिकली ये बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, और अगर करनी भी होगी तो उसका फ़ैसला ख़ुद खान साहब करेंगे। और ख़ान साहब का ये फ़ैसला बैरिस्टर गौहर साहब के थ्रू, या ख़ुद अगर खान साहब उस वक्त रिहा हुए, जब भी जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक, तो वही चीज़ सिर्फ बैरिस्टर गौहर अनाउंस करेंगे या खान साहब खुद अनाउंस करेंगे। इसके अलावा जो मर्जी जो बात कर रहा है वो उसकी ज़ाती ओपिनियन हो सकती है, लेकिन वो पीटीआई का या खान साहब का फ़ैसला नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो आज ये जो सारा शोर है इसको तो चुप करवा दिया खान साहब ने, पहली चीज़। दूसरी जो 2-3 अहम बातें उन्होंने की हैं, उसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि जब सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब क्या फ़ाइनल हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, तो उन्होंने इस पर कहा कि अभी कोई नाम फ़ाइनल नहीं है, अभी मैं मुशावरत करूँगा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब उनका नाम वापस ले लिया गया, क्योंकि पहले तो आपने ये नाम फ्लोट किया था। तो इस पर खान साहब ने यही कहा कि अभी कोई नाम फ़ाइनल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत साहब भी जो ये बात कर रहे हैं कि जी उन्हीं का नाम फ़ाइनल है, तो ऐसा नहीं है। खान साहब अभी इसको रीथिंक कर रहे हैं। अगर पहले नाम उनका दिया भी था तो अब इसको दोबारा से वो कंसिडर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। हो सकता है दोबारा वो उन्हीं का नाम दे दें, लेकिन हो सकता है ये नाम चेंज भी हो जाए। बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हामिद रज़ा साहब या कोई और नाम पंजाब से दिया जा सकता है, क्योंकि सारे जो इस वक्त ओहदे हैं वो केपी के लोगों को ही मिले हुए हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं कौमी असम्बली में भी और जो पार्टी पोजीशंस पर भी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा वालों के पास तो पूरी एक गवर्नमेंट भी है। तो इस लिहाज से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि कम से कम ये ओहदा ज़रूर पंजाब से किसी रहनुमा को मिलना चाहिए। अब इसके ऊपर खान साहब हो सकता है, बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर हो सकता है खान साहब अपना फ़ैसला रिव्यू कर लें, शेर अफजल मरवत साहब को ओहदा ना मिल सके। वैसे भी खान साहब ने पिछली दफ़ा भी, जैसे मैंने कहा था, कि उनके कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से कुछ पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, तो हो सकता है कि अब इसके ऊपर रिव्यू कर लिया जाए। वैसे भी शेर अफजल मरवत साहब के भाई को भी ओहदा मिल चुका है ऑलरेडी, और वो ख़ुद भी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्हें भी अब मज़ीद किसी ओहदे के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस है। अब आ जाते हैं जी, इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात की थी, ये कुछ दिन पहले उन्होंने यौम तासीस के मौके पर ये स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब को अदालतों से इंसाफ ना मिला तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा आएगा, और फिर जब हम वापस जाएंगे तो हुकूमत भी गिरा के आएंगे और ख़ान को भी साथ लेकर आएंगे। अच्छा, इस बयान पे बहुत सारे लोग ये बात करें कि जिन्होंने कहा कि मैं हम कब्ज़ा कर लेंगे, चलिए आप इन अ वे शायद यही इसको समझ लें, लेकिन उसके बाद आज खान साहब ने इस बात को सेकंड किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन की बात ठीक है, और मैंने ये कहा था कि अली अमीन अगर शहबाज शरीफ से मिल भी रहा है, उनसे बातचीत भी कर रहा है, शहबाज शरीफ ने उसके साथ तस्वीर भी बनवा ली है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक़ नहीं देंगे। ये बात उन ड्यूज़ की हो रही है जो कि खैबर पख्तूनख्वा को पैसे मिलने थे, लेकिन वो अभी तक वफाक की तरफ से अदायगी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ज़ाहिर है सूबे के मामला चलाने में मुश्किल आती है। तो खान साहब ये समझते हैं कि ये जानबूझकर भी इसलिए किया जा रहा है, ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के मामला को ख़राब किया जाए। तो अगरचे अली अमीन गंडापुर साहब ने उस वक्त कोशिश की थी कि कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप के हिसाब से जाके मिल भी लिया, तस्वीर भी बना ली, लेकिन इसके बावजूद भी मकसद हासिल नहीं हुआ। तो खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें ये अंदाज़ा था कि ये अच्छे भी हम बन जाएंगे, फिर भी हमारे साथ यही करेंगे, लिहाजा जो इन्होंने ये बात की है कि जी इस्लामाबाद पे चढ़ाई वाली, ये बात ठीक बात है, इन्होंने इसी तरह काबू आना है। तो खान साहब आपको पता है ख़ुद भी फास्ट बॉलर हैं, तो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स को पसंद करते हैं, उन्होंने इसको सेकंड किया है। इसके अलावा जी बाकी खान साहब की गुफ्तगू जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मली वही है कि आइन और क़ानून के मुताबिक जो भी बात होगी किसी से होगी वगैरह। तो ये जी खान साहब की आज की गुफ्तगू थी। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं, और ये केस अभी थ्रू आउट चलता चला जा रहा है, और इसमें मजीद भी गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे, और अल्टीमेटली इसका भी यही नज़र आ रहा है कि खान साहब को फ़ैसला सुनाया जाएगा उस वक्त जब उनकी बाकी केसेस में सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी, जब उनकी रिहाई हो जाएगी तो फिर इस केस में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो बज़ाहिर ये लग रहा है, और खान साहब ये कहते हैं कि ये उस वक्त किया जाएगा जब बिल्कुल गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि फ़ौरी तौर पर फिर रिलीफ भी ना मिल सके सज़ा मुअत्तली वगैरह का। और खान साहब की ये बात काफ़ी हद तक वज़न रखती है। वैसे बहरहाल दूसरी तरफ इसी केस में ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर आज प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल देने थे, लेकिन वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर साहब थे अमजद परवेज़ साहब, वो वहाँ नहीं पहुँचे, और इसी वजह से ये भी सारे वो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि ना पहुँचो,
समाअत आगे हो जाए, फिर मज़ीद टाइम मिल जाए। तो इसी तरह से उनका ये जो हरबा है वो कामयाब भी हुआ और 6 मई तक इस ज़मानत केस की समाअत मुलतवी हो गई है। अब उस दिन वो आएंगे तो फिर 3-4 समातें लेंगे वो अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए, और इस तरह पूरा महीना इनकी कोशिश होगी कि ज़मानत केस में ज़मानत ना मिले खान साहब को, उसको इतना डिले कर दें कि उस वक्त तक वैसे ही मेरिट पे ही फैसला आ जाए। तो आज भी उन्होंने बड़ी कामयाबी से उसको डिले कर दिया है। अगरचे आमिर फारूक साहब ने ये कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि अगली पेशी पे भी अगर आप ना आए या आपने डिलेइंग टैक्टिक किया तो हम जो दस्तयाब चीज़ें उसके मुताबिक ही फ़ैसला सुना देंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आगे वो आएंगे और आके उसको मज़ीद डिले करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल जी ये था। बाकी आज आपको मैं ये बता दूं कि बड़ी ज़बरदस्त एंट्री दी है जी खदीजा शाह साहिबा ने, जो कि बड़ी मुश्किल से ज़मानत पाने में कामयाब हुई थी 9 मई के केसेस में। जिस तरह से जैसे जैसे उन्हें रखा गया आपको सब मालूम है, 8-9 महीने जेल काटी, इवन आखिर में उन्हें बलूचिस्तान तक भेज दिया गया था। तो आज भी वो ATC में पेश हुई थी अपने मुकदमात के सिलसिले में, तो वहाँ पर उनकी थोड़ी सी मीडिया टॉक भी हुई, जिसमें उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप PTI के साथ हैं, तो उन्होंने कहा हमेशा। और फिर जब उनसे ये कहा गया कि क्या कोई डील हुई है, कोई ढील हुई है, तो उन्होंने कहा कोई डील नहीं हुई। डील हुई होती तो हम यहाँ पर पेशियाँ भुगत रहे होते, हम पेशियाँ भुगत रहे हैं अगरचे हम बेकसूर हैं। और फिर तीसरा सवाल जब उनसे ये किया गया कि क्या कोई डर है, तो उन्होंने कहा कोई डर नहीं है। तो ये जहाँ हम बहुत से ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं कि जिन्होंने एक झटके में PTI को छोड़ना और भागना और डूबते शिप को देखते हुए छलांगे मारना ज़्यादा पसंद किया, वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद थे जो डट गए और जिन्होंने बहादुरी की अजीम दास्तान रकम की, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ अपनी कमिटमेंट शो की, जिन्होंने अपनी वफा शो की। और ये ज़्यादातर वो लोग थे जो बड़े बड़े ओहदों पर नहीं रहे थे इंटरेस्टिंगली। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ख़वातीन ने तो ख़ास तौर पर बड़ा ही हैरान किया, इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल खदीजा शाह जो कि एक प्रिंसेस की तरह पली बड़ी, इतनी वेल ऑफ फैमिली से हैं, कभी उन्होंने मेरा ख्याल है कोई गर्म हवा नहीं देखी होगी लाइफ में, और वो जेलें काट गई इमरान खान और उसके नज़रिए के लिए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान में अगर हमें ये नज़र आती है तो खदीजा शाह साहिबा जो हैं आज उनकी ये गुफ्तगू काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आज हामिद रज़ा साहब की तरफ से खबर रिपोर्ट हो रही है कि जी उन्होंने आज अजीब काम किया है। उन्होंने भी एक मशवरा दिया है कि जी दोबारा से असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। तो इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई कि जनाब आप वही पहले भी आप लोगों ने यही हरकत की थी, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे और फिर राजा रियाज टाइप अपोजिशन मिल गई थी, तो और उन्हें क्या चाहिए हुकूमत को। इस वक्त तो हुकूमत के लिए असम्बली का सेशन चलाना नाक में दम किया होता है, अपोजिशन ने मुश्किल हुआ होता है उनसे कोई काम करना। वो भागते फिर रहे हैं अपोजिशन की एहतजाज से, शोर शराबे से, और ख़ुद ही वॉकआउट कर जाते हैं। तो ऐसे में उनको फ्री हैंड दे दिया जाएगा, खुद ही असम्बलियों से बाहर निकल जाओ। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना मशवरा है और मेरा ख्याल है बिल्कुल इस पर कोई सीरियस भी नहीं होगा। पहले ही असम्बलियों से निकल कर उन्हें आइडिया हुआ PTI को कि उससे उन्हें नुकसान हुआ, तो अब उन्होंने ये सारा मामला देख लिया है। तो अब भले ये जैसे मर्जी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जो भी हल निकलेगा वो एक साथ ही निकलेगा। ये नहीं होगा कि बीच में से ये असम्बलियों से निकल जाए, मेरा नहीं ख्याल है इसको कोई भी एंटरटेन करेगा। और आखिरी खबर जी आपको एक दे दें परवेज़ खटक साहब से मुतल्लिक। परवेज़ खटक साहब जो कि PTI को छोड़ गए थे, अब वो ख़बरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वो अपने जो करिश्मा साज हैं उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आपने पार्टी तो हमने छुड़वा दी थी, अब हमें कहीं एडजस्ट भी करें। और वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनना चाहते हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं और उसके बाद ये गवर्नरशिप जो है वो मांग ली जाए। तो मुझे इसका वैसे इम्कान कम नज़र आता है, लेकिन अब ये इन लोगों का मुस्तरद शुदा टोले का ये हाल है कि ये लोग जो कभी ये समझते थे कि जी इमरान खान को हमने बनाया है और ये जो आज इसकी मकबूलियत है ये हमारी वजह से है, तो आज ये सूरत हाल है कि अपने हलकों में ये लोग तीसरी चौथी पोजीशंस पर आए हैं और बाहर नहीं निकल सकते बेचारे, और सियासी करियर इनका कोई है नहीं। तो अब ये कटी पतंग की तरह कभी इधर किसी एक सहन में गिरते हैं, कभी दूसरे सहन में गिर रहे हैं। तो ये वाला इनका हाल हुआ है। तो ये वो लोग होते हैं जो कि मफाद परस्त होते हैं, मौका परस्त होते हैं, और इनके ऊपर तो अभी उस तरह से सख्ती भी शुरू नहीं हुई थी और ये पहले ही जाके झोलियों में गिर गए थे इस्टेब्लिशमेंट की। तो ये लोग अपने अब मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं, इनके आगे अब इसके बाद इनके लिए कुछ नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।